जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी में आपको सहयोग करने के लिए और आपके प्रयास से आपको बहुत कहने पर हम एक सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें सोचें कि ऐसा अंतिम समय में दे दिया जाए जिससे आपको इसको बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े और एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। और ये सोचे हैं कि लगभग आपको 450 प्लस क्वेश्चन यानी कि कहिए तो 500 जो है से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और जो इकोनॉमिक्स का है ना, अगर इतना क्वेश्चन को आप बाबू बहुत अच्छे ढंग से देख लेते हैं, एक ही वीडियो को 4 बार 5 बार देख लीजिए और इसको देखने के बाद आप सीधा एग्जाम में जाइए। इससे बाहर अगर आता है तो फिर जे कहिएगा से, लेकिन यकीन दिलाते हैं इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए पिछले बार के बच्चे भी हमारे जो ऑफलाइन के कोचिंग के थे वे बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, 450 प्लस उन लोग भी ला करके दिए हैं। तो आशा करते हैं आप भी दीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं बाबू तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, है ना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक आप गुरुदक्षिणा के लिए एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो छोटा मोटा परिवार है उसको आन के जल्द से जल्द पहुँचाने का प्रयास करें, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और हाँ, अगर आप देखना स्टार्ट किए हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है और नहीं देखना है तो अभी छोड़ दीजिए, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अपना माता पिता को आंखों में देखते हैं सपने में तो आप बिल्कुल देखिएगा, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पूरक वस्तुएं, स्थानपन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं या फिर विलासित वस्तुएं। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे के प्रयोग किए जाते हैं, मतलब एक दूसरे के बदले में। जैसे कि मान के चलिए कि डीजल नहीं है तो पेट्रोल से काम चल रहा है, जैसे केरोसिन तेल नहीं है तो उसके जगह पर डीजल का तेल भी प्रयोग किया जाता है। तो एक ऐसा वस्तु हो गया, तो ये जो हुआ बाबू स्थानपन्न वस्तु हो गया, है ना। एक दूसरे के बदले एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्या जी। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, और देखिए आप 10 वीडियो से भटकने से अच्छा है किसी एक पर विश्वास कीजिए, है ना। उसके बाद है, मांग वक्र की ढाल समानता होती है। तो मांग वक्र का जो है ढाल होता है वो किस प्रकार होती है। तो बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के लंबवत। तो कैसे की ओर होते हैं, तो ये जो होते हैं बाबू आपका बाएं से दाएं की ओर और नीचे की ओर ग्राफ बढ़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर कि मांग का संकुचन तब होता है जब, मांग का जो है संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ती है और मांग बढ़ती है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घट जाती है, या फिर कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो देखिए कहने का मतलब है कि मांग का जो है संकुचन कब बढ़ता है, तो जब कीमत बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि मांग क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो इसीलिए तो संकुचन आता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु के मान के चलिए कि आप जीन्स लेने गए, उसका जो है कीमत बढ़ गया तो आप उसको लेना पसंद नहीं कीजिएगा, है ना। इसलिए मांग का संकुचन हो जाता है। उसके बाद है, देखिए अंतिम समय में आपको डिप्रेशन लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा रहे हैं वही को पढ़ना, आराम से इसको पढ़ करके जाना है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए अंतिम समय में ज़्यादा डिप्रेशन भी लेना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद है, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित किया जाता है। तो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के, मध्यवर्ती वस्तुओं के, पुरानी वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के, या फिर हस्तांतरण वस्तुओं के। तो देखिए जब भी राष्ट्रीय आय का गणना होता है बाबू तो ये जो होता है आपका अंतिम वस्तुओं का होता है ना, अंतिम गुड्स का होता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बराबर बात 5 नंबर क्वेश्चन है कि जीएनपी जीएनपी अपस्फीति क्या है। तो जीएनपी क्या चीज कहलाता है, तो जीएनपी बराबर क्या चीज होता है, जीएनपी बटा जीएनपी। जीएनपी जो है से नगद जीएनपी बराबर वास्तविक जीएनपी इंटू कुछ 100, या फिर जीएनपी बराबर क्या चीज होता है, वास्तविक जीएनपी बटा नगद जीएनपी इंटू 100। ये ऑप्शन नंबर सी जो हो गया से वास्तविक जीएनपी बटा नगद जीएनपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या चीज हो जाएगा, देखिए जीएनपी अब अस्फीति बराबर होता है ना कि नगद जीएनपी बटा वास्तविक जीएनपी इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नगद जीएनपी बटा वास्तविक जीएनपी इंटू 100 होता है ना। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है,
6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल वृद्धि में गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होता है। तो मूल वृद्धि जब होता है तो गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होता है, तो बढ़ जाता है या फिर घट जाती है या फिर स्थिर रहती है या फिर अस्थिर रहती है। तो मूल जब वृद्धि हो जाए ना बाबू, तो गिफिन वस्तुओं का जो है सो मांग जो है सो क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए गिफिन वस्तुएं का मतलब समझ रहे हैं, खराब वस्तुएं। जब किसी प्रकार का मूल किसी में वृद्धि हो जाता है तो जो है ना से आदमी जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग होते हैं उसकी जो है से गिफिन वस्तुओं की ओर ज़्यादा आकर्षण होने लगता है। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि आयताकार अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है। तो आयताकार अति परवलयकार मांग वक्र जो होता है सर क्या चीज रहता है, तो पूर्ण विलोचदार होता है, पूर्ण लोचदार होता है, इकाई मांग लोच होता है, ऐसी इनमें से कोई नहीं। तो क्या जो होता है, तो ये जो होता है बाबू इकाई मांग लोच होता है। ऑप्शन नंबर सी। जब अति परवलयकार मांग वक्र बोलेगा तो मारिएगा इकाई का मांग लोच होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। जो आवश्यक वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है क्या होता है, तो शून्य होती है, इकाई से अधिक होती है, असीमित होती है या इकाई से कम होती है। देखिए आवश्यक जो वस्तु है जैसे कि मेडिसिन हो गया तो इसका जो है से मांग लोच क्या होता है, तो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ना। जैसे हेल्थ से रिगार्डिंग जितना भी होता है बाबू, जो आवश्यक वस्तु है जिसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उसका जो मांग वक्र होता है उसका क्या होता है, तो शून्य होता है ना। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की जो लोच होती है कितनी प्रकार की होती है, 7 होती है, 3 होती है, 4 होती है या फिर 5 होती है। तो मांग का जो लोच होता है बाबू वो आपका 5 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी है ना। उसके बाद है और देखिए टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे है ना, एकदम अंतिम समय में ऐसा पढ़ना है कि लगे कि नहीं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारा एग्जाम में है ना, वही तरीका से पढ़ना है। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है ना, और अंतिम समय में कितना मेहनत करने की आपकी ज़रूरत है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या चीज़ है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है। अभी जस्ट पीछे बता रहे थे मांग की लोच गुणात्मक पर कथन है। जो मांग की लोच है वो गुणात्मक कथक है। मांग की लोच मापने के लिए प्रति विधि का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। या फिर मांग की लोच 6 होती है। तो जस्ट पीछे बताए थे मांग की लोच कितनी होती है, 5 होती है। और जस्ट बताया कि आवश्यक वस्तुओं की जो मांग होती है बाबू क्या चीज होती है, तो मांग लोच शून्य होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा है ना। उसके बाद 11 नंबर वस्तु है, 11 नंबर है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या चीज होता है, तो एमपीसी बराबर होता है वाई बटा सी, एमपीसी बराबर होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा सी, या फिर एमपीसी बराबर होता है सी बटा वाई, या फिर एमपीसी बराबर होता है क्या चीज, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई होता है। तो क्या चीज होता है, तो ये जो आपका होता है बाबू वो आपका होता है एमपीसी बराबर होता है सी वाई वाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि समान वह स्थिति है, साम्य वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। यह कथन किसका है, जो एक कथन दिए थे जिसमें बोले थे कि साम्य वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। यह किसने बोला था, तो बेंडिंग ने बोला था, अस्टीगलर ने बोला था, हिक्स ने बोला था, या फिर चैम्बरील ने बोला था। तो किसने बोला था, तो ये जो बात बोले थे बाबू है चैम्बरीलर ने बोला था, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा नाम टेढ़ा है ना। उसके बाद है 13 नंबर है कि व्यवस्था की जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है। जो व्यवस्था की जोखिम सहने के बाद उद्यमियों को क्या प्राप्त होता है, तो ब्याज, लगान, मजदूरी या फिर लाभ। तो जितना भी है उद्यमी मतलब समझ रहे हैं आप, इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है कि मालिक एक तरह से बोल सकते हैं। मान के चलिए कोई कंपनी को जो चला रहा है उसी को उद्यमी बोलता है। तो ये जो उतना बड़ा जोखिम उठा लेता है बाबू, उतना पूंजी इन्वेस्ट करता है, उसके बदले उसको क्या चीज मिलता है, तो उसके बदले जो होता है बाबू उसका लाभ मिलता है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 14 नंबर है कि किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया था। तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जो पहला प्रयास किया था बाबू वो कौन था, तो किन्स थे, कुजनेट्स थे, या फिर गार्डगिल थे, या फिर ग्रेगरी किंग से। तो ये जो थे बाबू आपका किन्स था थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा है ना। इसी ने जैसे लेखा का पहला प्रयास किए थे क्या जी, राष्ट्रीय आय लेखन का जो काम किए थे वे किन्स महोदय थे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है। तो एकाधिकार का जो मांग वक्र होता है वह कैसा होता है, विलोचदार होता है, लोचदार होता है, पूर्ण लोचदार होता है, या फिर
पूर्ण बिलोचदार होता है, तो ए जो आपका मांग होता है बाबू है बिलोचदार होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है से 16 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आर्थिक विकास की जो अवधारणा था बाबू वो कौन अर्थशास्त्री थे। तो एडम स्मिथ थे, मार्शल साहब थे, रॉबिन साहब थे या फिर सैमुअल्सन थे। तो ये जो है से आर्थिक वृद्धि की अवधारणा का जो अर्थशास्त्री थे ये माना जाता है रॉबिन्सन को। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ऐसा ऐसा से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, इसलिए आप इसको रट जाइएगा, है ना। थोड़ा आपके लिए टेढ़ा विषय है, लेकिन क्या कीजिएगा फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है ना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी खाता किसके अंतरण से संबंधित है। तो पूंजी खाता जो है से किससे संग्रहित है। तो पूंजीगत से या फिर वित्तीय से या फिर पारस्परिक संपत्तियों से या फिर दायित्व से। तो पूंजी खाता जो होता है बाबू वो आपका क्या चीज़ होता है। तो ये जो होता है आपका पूंजीगत से। ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ना, कुछ कुछ आपको कॉमन सेंस से भी आपका सही हो जाता है। और देखिए टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें तो आपको 50 ही देना है, इसलिए आपको ज़्यादा तेजाई करने की जरूरत नहीं है। जो बढ़िया लगे, जो आपको कन्फर्म रहिएगा उसी को टिक आउट कीजिएगा, है ना। उसके बाद है कि कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या चीज कहते हैं। तो कुल आय बटा कुल उपभोग के अनुपात को क्या चीज बोला जाता है। तो ये जो बोला जाता है क्या चीज, औसत निवेश प्रवृत्ति, औसत बचत या फिर औसत उपभोग वृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इसको जो बोलते हैं भाव कुल आय बटा कुल उपभोग को औसत उपभोग प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 19 नंबर कि किसने सबसे पहले स्फीति अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, रॉबर्टसन ने किया था, किन्स ने या फिर हेल्स ने या फिर माल्थस ने। तो ये जो किए थे बाबू आपका वे रॉबर्टसन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जा रहा है। तो भुगतान संतुलन का जो घाटा है किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा, आय प्रतिस्पर्धा के कारण, निर्यात संवर्धन के कारण, उत्पत्ति वृद्धि के कारण, इनमें से सभी। तो जैसे भुगतान संतुलन का जो कार्य है बाबू वो किसके द्वारा, तो आयात प्रतिस्पर्धा के कारण। ऑप्शन नंबर ए। भुगतान संतुलन का जो घाटा है बाबू वो आयात के द्वारा ही सही किया जा सकता है ना। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस बाजार में ए आर बराबर होता है एम आर होता है। किस बाजार में जो है ए आर बराबर एम आर होता है। तो किस बाजार में, एकाधिकार प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में या फिर अल्पाधिकार में। तो किस में होता है, तो ये जो होता है आपका बाबू वह पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तभी तो एक दूसरा बराबर रहेगा, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पे प्रतियोगिता पूरी तरीका से होता है उसी में जो होता है तो दोनों बराबर होता है ना। उसके बाद 22 नंबर है कि निम्न में से कौन सही है। तो ए आर बराबर एम आर कौची हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बाबू वो 1 नंबर ही सही है। ए आर बराबर एम आर को ही ई माइनस ई1 रखा जाता है ना। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है कि नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे सुधार से है। तो नरसिंह समिति का सुधार किससे है, तो कर से, बैंकिंग सुधार से, कृषि सुधार से या फिर शिक्षा सुधार से। तो इसका जो संबंध है बाबू वे आपका बैंकिंग सुधार से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 24 नंबर की बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया था। तो बैंकिंग लोकपाल घोषणा जो है से किस वर्ष किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका 2000 में, 2000 में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 25 नंबर है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। तो कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, तो ये जो आपका पूरा होता है बाबू ये कौन होता है। तो ए आर बराबर एम सी या फिर एम आर बराबर एम सी या फिर क्या चीज हो जाता है। तो एम सी एम आर पर के नीचे और घटता है या फिर बी और सी दोनों। तो देखिए ए बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 26 नंबर की जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे, तो इसका जो लेखक थे बाबू वे कौन थे, वे थे किंग्स साहब। ऑप्शन नंबर बी, जॉन मेनार्ड किंग्स थे, है ना। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का जो लेखक थे वो जॉन मेनार्ड किंग्स थे। ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है। तो MPC बराबर MPS बराबर 0 होता है। तो क्या चीज़ इसको मेन जो सत्य है बाबू वो MPC बराबर प्लस MPS बराबर 1 होता है। MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 28 नंबर है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। तो कौन करता है? मांग के नियम, पूर्ति का नियम, पूर्ण लोच या फिर पूर्ति फलन। तो ये जो है से आपका कौन करता है? तो ये जो है से पूर्ति फलन करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। तो कौन हो जाएगा? डेल्टा वाई बटा डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई या फिर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर बी, है ना। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्ति की लोच की श्रेणी में को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्ति की लोच की श्रेणी में 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्ति किसी वस्तु की पूर्ति की लोच उस वस्तु की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यह पूर्ति लोच की माप की 2 विधियां हैं। तो कोचिए तो कौन सा कथन क्या चीज़ सही तो बोलाना है। तो ये जो है से बाबू आपका अल्पकाल में पूर्ति पूर्ण लोच विलोचदार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद 31 नंबर है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है। जब कुल उपयोगिता जो है से क्या हो जाएगा। तो कुल उपयोगिता जो है से अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता जो है से क्या हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसा हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा, है ना। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। तो माइक्रो शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो वह जैसे रेनर फ्रिज ने, ऑप्शन नंबर डी, है ना। रेनर फ्रिज ने किया था, ठीक है। उसके बाद है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो किस अर्थव्यवस्था में होता है। तो ये जो है सो आपका बाबू पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे कीमत तंत्र पर जैसे निर्णय लिया जाता है। उसके बाद 34 नंबर है कि निम्नांकित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। ये बात किसने कहे थे कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर जो है से समस्त अर्थ चक्कर लगाता है। तो कौन बोले थे? किन्स महोदय, रॉबर्टसन या फिर मार्शल या फिर हार्ट्रे। तो ये जो बात बोले थे बाबू किन्स साहब बोले थे। ऑप्शन नंबर ए, है ना। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है मूल उद्देश्य क्या चाहिए होता है। तो क्या चाहिए होता है? अधिकतम उत्पाद करना, अधिकतम स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता या फिर मुनाफा कमाना या फिर अधिकतम लोक कल्याण। तो कहने का मतलब कि समाजवादी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है बाबू वो अधिकतम लोक कल्याण की बात करता है। उसके लिए प्राइस फिक्स होता है, चाहे अमीर व्यक्ति हो गरीब व्यक्ति हो, जिस भी फील्ड में जाना हो उसका जो है अधिकतर से अधिकतर क्या चाहिए। तो लोक कल्याण की बात करता है। ये पूंजीवादी बोल देता तो वो जो है अधिकतम जो है मुनाफा कमाने की बात करता है। दोनों बात को याद रखना, है ना। उसके बाद 36 नंबर है कि निवेश गुणक क्या होता है यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS। निवेश गुणक क्या होता है यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है MPS बराबर होता है क्या चीज। तो 0.2 हो तो क्या चीज हो जाएगा। तो 205 या फिर 2 या फिर 1.0 तो क्या चीज हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा बाबू वो 1.0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, है ना। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो उसमें सामाजिक दायित्व, आर्थिक स्वतंत्रता या फिर प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो काची बोला है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आर्थिक स्वतंत्रता जो है पूंजीवादी में भी देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो 1930 में, 1930 में,
1933 में, 1931 में, 1935 में। तो व्यवस्थीय अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है से कब किया गया था? तो 1933 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो किसे क्या चीज कहा जाता है? तो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जब एक दूसरे से व्यापार करते हैं बाबू तो उसके लिए हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? जब जो है से एक दूसरे से व्यापार नहीं होता, अपना खुद जो प्रोडक्ट उत्पादन करती है और बंद करती है उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, है ना। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकुचित मुद्रा है? तो संकुचित मुद्रा कौन है? M1, M2, M3 एवं M4 या फिर M1 इंटू M1 एवं M2। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका M1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। संकुचित मुद्रा में कौन आता है? तो M1 आता है ना। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो सट्टा के उद्देश्य से जो है मुद्रा की मांग किस पर? तो राष्ट्रीय आय पर, मूल स्तर पर, बाजार व्यापार पर या फिर BI पर। तो ये जो आपका होता है बाबू वो मूल स्तर पर होता है। सट्टा वाला बात जो होता है किस पर होता है? तो मूल स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर है कि गुणक 1/1C में C क्या दर्शाता है? तो C जो है उपभोग को दर्शाता है, सीमांत उपभोग को दर्शाता है, उपभोग का जीवन स्तर दर्शाता है या फिर पूंजी को दर्शाता है। तो C जो दर्शाता है आपका बाबू वो क्या चीज दर्शाता है? तो C जो दर्शाता है वो आपका उपभोग का कंजप्शन जिसको बोलते हैं वह जैसे उपभोग दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा दिया था? तो कौन दिया था? तो हिक्स दिए थे, चैम्बरिन दिए थे, श्रीमती रॉबिन्सन दिए थे, फिर सैमुअल्सन दिए थे। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की जो बात बोले थे बाबू वे आपका चैम्बरिन दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 44 नंबर कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है? तो भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन सा कारण है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अवधारणा, व्यापार चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका व्यापार चक्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी के चलते तो है। तो भुगतान संतुलन में जो है असंतुलन की जो बात आता है वो व्यापार चक्र के कारण आता है ना। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 50-50 के करीब हम पहुंच गए हैं, है ना। 45 नंबर है कि दृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो बैंकिंग को, सूचना को, मशीन को या फिर बीमा को। तो दृश्य मतों के साथ जो है से किसको किया जाता है? तो ये जो किया जाता है बाबू वे मशीन को। ऑप्शन नंबर सी, है ना। उसके बाद 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा? कौन हो जाएगा? तो ये जो है विदेश से ऋण, मशीन का आयात या फिर चाय का निर्यात या फिर विदेश प्रत्यक्ष निवेश। तो क्या चीज होता है कि चालू खाते के क्रेडिट पक्ष से दर्ज की जाती है। तो क्या चीज दर्ज किया जाता है? तो ये जैसे चाय का निर्यात। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसी वस्तु की देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाता है? तो चाय का निर्यात जब कर रहे हैं तो आयात नहीं, जब निर्यात करेंगे ना तभी तो होता है ना। उसके बाद 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन कथन गलत है? लेखा की दृष्टि से भुगतान से सवैध संतुलन की दशा को बनाए रखना या फिर निजी ऋण का भुगतान पूंजी खाते की देनदारी प्रतिष्ठा को आता है, ये गलत है। उसके बाद है अदृश्य मतों के अंतर्गत कपड़ा और मशीन को शामिल किया जाता है। सही बात है। अदृश्य जो मतों होता है वह उसमें जो है कपड़ा मशीन दोनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये जो है गलत है, इसमें शामिल नहीं किया जाता है ना। उसके बाद है व्यापार में सदृश मतें सम्मिलित होते हैं। हाँ, व्यापार में शेष जो है सदृश में सम्मिलित होते हैं, लेकिन अदृश्य मतों के अंतर्गत जो है कपड़ा मशीन को शामिल नहीं किया जाता है। यही बात जो है गलत है ना। उसके बाद 48 नंबर है कि रोजगार गुणांक का सिद्धांत के जनक कौन है? तो रोजगार गुणांक के सिद्धांत का जो जनक है बाबू एक कीन्स महोदय है। कौन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, कीन्स महोदय। उसके बाद है 49 नंबर है कि
उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा? तो उत्पत्ति ह्रास नियम का जो है मुख्य कारण जो है बाबू कौन सा है? तो साधन की सीमितता या साधन को अपूर्ण हस्तांतरण। तो इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि ये और भी दोनों हो जाएगा, है ना। साधन की सीमितता भी है और संसाधनों का अपूर्ण स्थानापन्न भी है ना। उसके बाद है 50 नंबर है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। तो किसी वस्तुओं में जैसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्या चीज कहते हैं? तो उत्पादकता कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, फिर लाभदायकता कहते हैं। तो क्या चीज कहते हैं? तो ये जो आपका कहते हैं बाबू है उपयोगिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो चलिए 50-50 हो गया। अब 50 क्वेश्चन और है, तो अभी फिर एक बार थोड़ा बातचीत कर लें, उसके बाद जो है से 50 क्वेश्चन और करेंगे, है ना। तो देखिए आप वहाँ पे एक बात का और याद रखिएगा कि जो भी आपका 100 क्वेश्चन आएगा बाबू, उसमें से जैसे जो आप कंफर्म रहेगा उसी को टिक आउट कीजिएगा। ये बात सबसे पहले आपको याद रखना होगा, है ना। उसके बाद है कि सब्जेक्टिव की बात है, तो सब्जेक्टिव बहुत जल्द आप ले करके आएंगे, है ना। हो सकता है नेक्स्ट डे आपको सब्जेक्टिव ही लाएँ, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ये बात किसने कहा था? तो ये बात जो है से किसने कहा था? तो विदर्स ने कहा था, हटरे ने कहा था, थॉमस ने कहा था, फिर किन्स ने कहा था? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य को करे, ये बात जो है से विदर्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं करता? तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? तो विनिमय का माध्यम है, यह कीमत स्थिरता, मूल संचय या फिर लेखा की इकाई। तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? तो ये जो है से आपका मूल का संचय जो है से मुद्रा का कार्य ये नहीं है। कीमत स्थिरता करती है, लेखा की इकाई में भी मुद्रा काम आती है, इसलिए मूल का संचय में काम ये नहीं आती है ना। उसके बाद 53 नंबर की मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था? तो रेनर फ्रिज ने, एजिंग ने या फिर मार्शल ने, फिर हाइड्रे ने। तो ये जो है से किसने किया था? तो ये जो है से आपका एजेंस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? मांग वक्र से, उत्पादित वृद्धि नियम से, या फिर पैमाने का फल प्रतिफल नियम से, या फिर मांग की लोच से। तो ये जैसे किससे है? तो ये जैसे उत्पत्ति वृद्धि नियम से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 55 नंबर है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का जो है सक्रिय साधन क्या चाहिए? तो पूंजी हो गया, श्रम हो गया, भूमि हो गया, संगठन हो गया। तो ये जैसे श्रम है। उत्पादन का जो सक्रिय साधन है बाबू वो श्रम है। सबसे पहले बात है कि श्रम का जरूरी बहुत जरूरी है। किसी भी कुछ भी फील्ड में अगर काम करना तो सबसे पहले लेबर की ही आवश्यकता पड़ती है ना। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर है कि खास गुणक होता है। तो खास गुणक क्या चाहता है? तो ये 1/CRR। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 1/CR को ही खास गुणक कहते हैं, है ना। उसके बाद है 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? तो स्थिर लागत कौन नहीं है? बीमे का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत, या फिर फैक्ट्री का किराया। जो है स्थिर लागत नहीं है। तो स्थिर लागत कौन नहीं है? तो स्थिर लागत जो है कौन नहीं है? तो ये जो है आपका कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत थोड़ी है। कच्चे माल जो है पक्के माल में जैसे ही बनेगा फाइनल गुड्स में जाएगा तो इसका जो है लागत चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि जब औसत लागत घट रही होती है तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में क्या होती है? तो जब औसत लागत घट रहा होता है बाबू तो सीमांत लागत जो होता है क्या चीज होता है? तो क्या चीज होता है? तो ये जो होता है बाबू MC ग्रेटर देन AC। ऑप्शन नंबर सी होता है, MC ग्रेटर देन AC, है ना। उसके बाद है 59 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या चाहिए? तो केंद्रीय बैंक है, व्यापारिक बैंक है, सहकारी बैंक है, या फिर ग्रामीण बैंक है। तो ये जो है आपका बाबू ये केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। RBI है ना, सो केंद्रीय बैंक है ना। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? तो मुद्रा पूर्ति का जो है नियम कौन करता है? नियम कौन करता है? तो भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, या फिर योजना आयोग।
तो मुद्रा पूर्ति का जो कार्य करता है बाबू वो ये कहते हैं आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु कर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु कर नहीं है। तो जीएसटी, उत्पादक शुल्क, वैट या फिर आयकर। तो कौन जो है वस्तु कर नहीं है, जो वस्तु पर कर नहीं लगता है, तो क्या चीज हो जाएगा। तो देखिए जीएसटी भी लगता है वस्तु पर ही लगता है, उत्पादन कर भी वस्तुओं पर रहता है, और वैट जो है वो वस्तुओं पर लगता है, लेकिन आयकर जो है वस्तु पर नहीं लगता है, ये जो लगता है इनकम पर लगता है ना। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं। तो बचत और आय के संबंध को क्या चीज कहते हैं। तो उपभोग फलन कहते हैं, निवेश फलन कहते हैं, बचत फलन कहते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। तो देखिए ये जो होगा बाबू आपको बचत और आय के संबंध को कहते हैं बचत फलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगा। तो जैसा ही कॉफी ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो ना कहेगा चल हो तनी चाय में मार लेते हैं, है ना। कहे कि कॉफी घर से तो मिला है उतना ही, और गर्लफ्रेंड के लेकर चल जाएगा रेस्टोरेंट में, तक कहेगा कि कॉफ़ी मिलेगा 500 और चाय मिलेगा 20 रुपये, तक कहेगा ना ना चल मैडम वही पी ले, है ना। तो वही वाला बात हो जाता है। तो चाय के मूल्य में क्या चीज मांग में बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है। उसके बाद है 64 नंबर, और देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहना है ना। न तुम बहुत धरती पर कौन है, तो ज्योति मौर्या, है ना। उसके बाद है अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है। तो अक्षों से निकलने वाली पूर्ति रेखा की जो लोच होती है बाबू वो ये क्या चीज होता है। तो ये जो होता है शून्य के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी, शून्य के बराबर होता है ना। उसके बाद है 65 नंबर की स्थित मूल पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कर रहा है। तो स्थिर मूल पर जो आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ऐसा क्या चीज होता है। तो वास्तविक जीएनपी, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक मुद्रा जीएनपी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहलाता है बाबू आपका वास्तविक जीडीपी। स्थित लागत पर जो आकलन किया जाता है राष्ट्रीय आय वो वास्तविक जीडीपी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जैसे बैंकिंग सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जैसे बैंकिंग सुधार जो हुआ था बाबू वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये जो हुआ था बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ये जैसे 1969 वाली बात है जब बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, ना। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि बजट की अवधि क्या होती है। तो बजट की अवधि क्या चीज होती है, वार्षिक होती है, 2 वर्ष होती है, 5 वर्ष होती है, 10 वर्ष होती है। तो बजट जो होती है ऐसे क्या चीज होती है, तो ये जो है वार्षिक होती है, ऑप्शन नंबर ए। हर एक वर्ष जो है वार्षिक बजट पास होती है ना। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो भुगतान संतुलन की क्या चाहिए, तो क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, या फिर व्याख्या, यानी सभी। तो ये सभी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 69 नंबर है कि खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संकट होता है। तो एक खुली अर्थव्यवस्था में जो है सामूहिक मांग का संकट क्या चीज कहलाता है। तो ये जो है इसमें उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात ये सब सभी आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है महामंदी किस वर्ष आई थी। तो महामंदी कब आया था, तो 1929 वाला बात कोई भूल नहीं सकता, है ना। उसके बाद 71 नंबर है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कौन का है, तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, या फिर बिक्री कर। तो अप्रत्यक्ष जो कर होता है बाबू वो होता है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे की सही माप है। तो प्राथमिक घाटे की जो है सही माप क्या चीज होता है, तो राजकोषीय घाटा माइनस राजस्व घाटा, इसी को तो कहते हैं प्राथमिक घाटा, है ना। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 73 नंबर है कि तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रखता है। तो तरलता पास में जो है ब्याज दर का जो माप होता है बाबू वह न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन वक्र की क्या ढाल होती है। तो उदासीन जो वक्र होता है बाबू उसका जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में मूल
कम और उत्पादन अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस बाजार में मूल्य कम होता है, उत्पादन जो है से अधिक होता है? किस बाजार में? तो पूर्ण प्रतियोगिता में। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि मूल्य तो कम रहेगा लेकिन उत्पादकता अधिक होता है, क्या है कि बहुत तरह के बाजार होते हैं, बहुत तरह के दुकान होते हैं, तो किसी में कोई भी जा सकता है ना। उसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम के प्रतिपादक जो थे बाबू वो एक गोसेन साहब थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, जब सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है तो क्या चीज कहा जाता है? तो सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या चीज कहते हैं? तो प्रतिस्पर्धा का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा का नियम कहते हैं ना। उसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पादन की गणना किसे जोड़ा जाता है? उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पादन की गणना जो है से किसे जोड़ा जाता है? तो किसे जोड़ा जाता है? तो ये जो है से वर्धित मूल्य को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैसी? तो वर्धित मूल्य, है ना। उसके बाद है 79 नंबर है कि इकोनॉमिक्स कॉन्क्यूरियस ऑफ द पीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिक्स ऑफ द कॉन्स्क्यूज ऑफ द पीज पुस्तक के लेखक जो है से कौन हो जाएंगे? तो ये जो है से बाबू आपका किन्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, है ना। उसके बाद है 80 नंबर की यदि सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति 0 पॉइंट इतना हो जाता है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो ए जो हो जाएगा बाबू आपका 0.2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? तो स्टॉक जो है क्या चीज? आय, निवेश, लाभ या फिर संपत्ति। तो संपत्ति को ही स्टॉक में तो रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, है ना। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन है कि कौन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का, उपभोग का सिद्धांत को या फिर उत्पादन का सिद्धांत पे, इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि में जो है से किसका किया जाता है? काची बोल रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, तो ये जैसे राष्ट्रीय आय का सिद्धांत जो है समष्टि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना। उसके बाद है 83 नंबर की किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो धन के विज्ञान के बारे में किसकी बात है? तो ये जैसे एडम स्मिथ का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का जो है साधन कौन नहीं है? तो ये जो क्या चीज? भूमि है, श्रम है, मुद्रा है या फिर पूंजी है। तो कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का साधन में कौन नहीं है? तो भूमि भी है, पूंजी भी है और मुद्रा भी है, लेकिन श्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे डॉट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो देखिए भूमि भी होगा, श्रम भी होगा, पूंजी भी होगा, लेकिन मुद्रा जो है से पूंजी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मारिए इसको, है ना, सी, ठीक है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि चार क्षेत्रक अर्थव्यवस्था मॉडल के चक्रीय प्रभाव के संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो चार क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के प्रभाव के लिए क्या चाहिए होता है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। एक्स और एम का मतलब समझते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लिखा गया है ना। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन है कंजप्शन, ये सब जो है से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो तृतीय क्षेत्र में कौन होता है? कृषि, संचार, खनन या फिर विनिर्माण। तो तृतीय में जो होता है बाबू आपका संचार आता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद जैसे 87 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सीमांत अवसर लागत क्या होता है? तो सीमांत अवसर लागत जो होता है से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। सीमांत अवसर लागत जो है से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद 88 नंबर रखा है उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो उस वक्र का जो नाम बताया जो क्या चीज? आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या जो है कौन दर्शाता है? तो ये जैसे उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी।
उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है। उसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन जो है से असत्य है, तो कौन हो जाएगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये बात सही है। अस्थायी पूंजी के उपयोग को मूल्यह्रास कहते हैं। अस्थायी पूंजी जाए तो उसको उपभोग करेंगे तो मूल्यह्रास कर लेवे करेगा। परोज आय परिवर्तन, निजी आय मतलब प्रत्यक्ष है। उसके बाद है कि डीएनपी एनडीपी की गणना अनुदान जोड़ता है, तो गलत है, यही बात तो गलत है। फैक्ट्री कोड एनडीपी फैक्ट्री कोस्ट की गणना अनुदान नहीं जोड़ता, ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। उसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्र में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक वर्ष में अंतर्गत उत्पादित जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य है उसको क्या चीज बोलते हैं, तो राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, घरेलू उत्पाद कहते हैं, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यह क्या चीज कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कुल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है की बराबर जीरो, E1 बराबर जीरो का अर्थ क्या की पूर्ति की लोच होती है, तो इसको होती है पूर्ण बिलोच होती है, पूर्ण बिलोचदार, पूर्ण लोचदार होता है, बिलोचदार नहीं, पूर्ण लोचदार होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है कि अब अस्फीति अंतराल माप बताता है, तो अस्फीति जो है अंतराल माप क्या चीज बताता है, तो ये जो बताता है आपका बाबू वो क्या चीज, तो न्यून मांग, अधिक मांग या फिर पूर्ण संतुलन, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि अधिरेक मांग होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो अधिरेक मांग होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो सार्वजनिक व्यय वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, या फिर करों में वृद्धि, या फिर ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है कि समरूप उत्पादन विशेषता क्या है, तो समरूप उत्पादन विशेषता जो है क्या हो जाएगा, तो केवल पूर्ति की प्रतियोगिता हो जाएगा, या फिर केवल पूर्ण अधिकार की, या फिर ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस बाजार में फर्म का मान वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो किस फर्म होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार प्रतियोगिता में, या फिर अल्पाधिकार में, तो किस में होता है, तो ये जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 96 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजकोषीय उपाय के अंतर्गत न्यून मांग को सही करने हेतु नहीं किया जाता, तो किस में नहीं किया जाता, तो सार्वजनिक व्यय में सार्वजनिक व्यय में, करोड़ोपन में, या फिर सार्वजनिक ऋण में, या फिर बैंक दर में, तो किस में नहीं किया जाता है, तो ये जो है आपका सार्वजनिक ऋण को नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया जाता है, तो किस में, निम्नलिखित में से किस में कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व को विचार किया जाता है, तो किस में, रिकॉर्ड में, फिर वालरस में, फिर मार्शल ने, फिर पीगू ने, तो किसने बोला था, तो ये जो बात बोले थे बाबू ये मार्शल साहब ने बोले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये बोले थे कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण क्रिया में समय का तत्व को विचार प्रस्तुत किया जाता है, तो ये जो है मार्शल साहब ने बोले थे। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किस वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे किस वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, तो मांग एवं पूर्ति की, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मांग और पूर्ति दोनों का। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो भारत में 1 रुपया का जो नोट है कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, या फिर विश्व बैंक, तो जैसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय जारी करता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो कौन जो है राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो ऋण की वसूली,
विदेशी अनुदान या फिर सार्वजनिक उपक्रम में लाभ या फिर संपत्ति कर। तो ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि कौन जैसे राजस्व प्राप्ति का नहीं है, ये बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।